नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन जानेंगे कि ब्रायोफाइट को कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने टाइम पर उसको क्लासिफाई किया, क्या उनकी बेसिस थे जिस बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन वो दिया, और क्या क्या उनमें बदलाव हुए वक्त वक्त पे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आजकल के दौर में जो क्लासिफिकेशन आईसीबीएन की संस्तुति के द्वारा अपनाया जा रहा है वो क्या है और किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन पे आधारित होगा। तो इसमें जब हम देखते हैं तो ब्रायोफाइटा को मेजरली तीन अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहली जो चीज़ आती है वो हेपेटिक ऑप्सिडा है। इसमें लिवर वर्ड्स आते हैं। ये लिवर वर्ड्स आपके लीफी भी हो सकते हैं और थैलॉइड भी हो सकते हैं। तो इसमें हेपेटिक ऑप्सिडा में हमेशा याद रखना है कि लिवर वर्ड्स आते हैं, इनमें सब में ऑयल बॉडीज़ पाई जाती हैं और साथ साथ इनकी जो फॉर्मेशन है, जो इसका गेमेटोफाइट है, वो लीफी भी हो सकता है जैसे कि पोरेला होता है, और थैलॉइड भी हो सकता है जैसे मार्केंचिया होता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन में ग्रुप आता है एंथोसेरोटॉप्सिडा है, और इसको और कॉमनली हॉर्नबर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें जो इनके स्पोरोफाइट हैं वो हॉर्न लाइक होते हैं, इस तरह के लंबे लंबे ये कैप्सूल बने होते हैं, तो इनको हॉर्नबर्ड्स कह देते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ थैलॉइड फॉर्म होता है, इसमें कोई भी लीफी फॉर्म नहीं होता। और उसी के बाद जो तीसरा आता है वो ब्रायोप्सिडा है। इसके अंदर वो सारे मॉसेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लीफी फॉर्म को शो करते हैं। तो मॉसेज या ब्रायोप्सिडा में कोई भी ऐसा थैलॉइड फॉर्म नहीं है, एंथोसेरोटॉप्सिडा में कोई लीफी फॉर्म नहीं है। हिपैटिक ऑप्सिडा में दोनों होते हैं, लीफी भी होते हैं एज वेल एज थैलॉइड भी होते हैं। तो जो टर्म है ब्रायोफाइटा उसको सबसे पहले देने वाले थे ब्राउन साहब। 1864 में उन्होंने ये नाम दिया था ब्रायोफाइटा। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेस सभी को इसमें डाल दिया था और एक कंबाइंड ग्रुप का नाम दिया था ब्रायोफाइटा। बाद में फिर इसमें एल्गी, फंजाई और लाइकेन्स जो हैं इनको अलग बना दिया गया, सेपरेट डिवीज़न किया गया, और जो बनाया गया वो थैलोफाइटा नाम से बना दिया गया, और उसमें लिवरवर्ट्स, मॉसेस को अलग रख दिया गया और उसको जो नाम दिया वो ब्रायोफाइटा दिया। तो ये जो बाकी थे एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ये सब थैलोफाइटा में चले गए, और ब्रायोफाइटा में मॉसेस और जो दूसरे लिवरवर्ट्स थे वो आ गए। तो इस तरह से ये पहला डिवीज़न हुआ। तो पहला तो एक कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद एक डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न होने के बाद ब्रायोफाइटा डिवीज़न में लिवर बर्ड्स और वो जो मॉसेस हैं वो शामिल किए गए। बाद में इसमें हॉर्न बर्ड्स भी आ गए। तो ये रैंक इसकी डिवीज़न की तय कर दी गई। उसके बाद अब जो है वो शिम्पर ने उसके बाद में 1879 में काम किया, 1879 में, और उन्होंने इसको जो ब्रायोफाइटा है उसे एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड ग्रुप बना दिया। तो जितनी भी भ्रांतियां थी वो उन्होंने दूर कर दी, और थैलोफाइटा से बिल्कुल एक अलग किस्म का एक ग्रुप बना, एक डिवीज़न बना, जो कि अपने बेसिस, जो उनके करेक्टरिस्टिक बेसिस थे वो बिल्कुल पुख्ता थे, और वहाँ पर उसको उन्होंने नाम दिया ब्रायोफाइटा। तो जो भी परेशानियाँ रह गई थी जो पहले की गई थी, जैसे कि जो इससे पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने शामिल कर दिया था सब कुछ, कि पंजाई भी रहेगा, एल्गी भी रहेगा, लाइकेन भी रहेगा, उसे बाद में फिर शिम्पर ने 1879 में पूरी तरह से एकदम अलग और डिस्टिंक्ट ग्रुप बना दिया ब्रायोफाइटा। तो अगर ये कहा जाए कि डिस्टिंक्ट ग्रुप और वेल डिफाइंड ग्रुप जो ब्रायोफाइटा उसको बनाने का क्रेडिट किसे जाता है, तो उसका आंसर होता है शिम्पर। आइकलर ने उसके बाद 1883 में सबसे पहली बार ब्रायोफाइटा जो ग्रुप बनाया था शिम्पर ने, इसे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो जो डिवीजन ब्रायोफाइटा था उसे दो ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप ए में उन्होंने हिपैटिकी रख दिए, और ग्रुप टू में उन्होंने जो प्लांट रखे उन्हें एक कंबाइंड जो नॉमेनक्लेचर उसका दिया गया वो मसाई दिया गया, जिसमें मॉसेस आती हैं। फिर एंगलर, जो एंगलर प्रिंटल आप पढ़ते हैं, उन्हीं के एंगलर साहब ने 1892 में जो हिपैटिकी है और जो मसाई है, एक तो हिपैटिकी और मसाई, इसको रिकॉग्नाइज़ किया टू क्लासेस के तौर पर, और इनमें जो है वो तीन ऑर्डर डाले। तो क्लासेस के तौर पर बनाने का क्रेडिट जाता है एंगलर साहब को। अब इन्होंने क्या लिया था, डिवीज़न ब्रायोफाइटा जो पहले से चला आ रहा था शिम्पर की बात से, वो रिटेन किया। उसके बाद इन्होंने एक क्लास बनाया जिसमें क्लास का नाम दिया हिपैटिकी, और इसको तीन ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया। ऑर्डर वन में इन्होंने मार्केंशियल्स रखे जिसमें थैलॉइड फॉर्म आती थी। उसके बाद ऑर्डर टू में इन्होंने जुंगर मैनुअल्स रखे जिसमें लीफी फॉर्म आती थी।
और ऑर्डर 3 में इन्होंने एंथोसिरोटेल्स रखे जिसमें थैलाइड फॉर्म आती थी। उसके बाद मसाई को इन्होंने फर्दर 3 ऑर्डर में डिवाइड किया, जैसे इन्होंने हिपैटिको को किया था वैसे इन्होंने मसाई को भी किया, और इसमें ऑर्डर 1 में स्फैग्नेल्स आया, ऑर्डर 2 में एंड्रियल्स आए और ऑर्डर 3 में ब्रायल्स आए। तो अब क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही एक पर्टिकुलर अपनी डिस्टिंक्ट जो फॉर्मेशन है उस तरफ चलने लगा। अब जो कुछ करेक्टर थे एंथोसरॉस के जो शामिल कर लिया था हिपैटिकी में एंगलर साहब ने, तो उसमें लोगों को फिर उसमें थोड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे होव, 1899 में इन्होंने क्या किया कि जो एंथोसरॉस जो हिपैटिकी के साथ शामिल किया था एंगलर ने, उसको वहाँ से हटा दिया और उसके लिए एक पर्टिकुलर नया ऑर्डर बनाया एंथोसिरोटेल्स। और इसमें जो है वो जो क्लास था उसका वो भी अलग कर दिया, क्योंकि एंथोसिरोटेल्स जो शामिल था पहले हिपैटिकी में शामिल था, एंगलर ने जो बनाया था, लेकिन इन्होंने इस ऑर्डर को हटा दिया वहाँ से। और जो पहले क्लास हिपैटिकी और मसाई रखे थे उसमें एक तीसरा क्लास और ऐड हो गया जिसको कहा गया एंथोसिरोटेल्स, और इसके अंदर ये ऑर्डर चला गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन होव ने 1899 में किया। दिस सिस्टम जो होप का सिस्टम था उसे क्लासिफिकेशन को कई लोगों ने फॉलो किया, उसमें जो प्रोमिनेंट लोग थे उसमें स्मिथ थे। तो 1938 और 1955 में इन्होंने जो क्लासिफिकेशन स्कीम दिया उसमें होप को ही फॉलो किया। तख्ता जान ने भी 1953 में इसको फॉलो किया, वर्ल्ड लॉ ने भी 1955 में इसी को फॉलो किया। सुस्टर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1958 में, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन स्कीम अपने दी तो इन्होंने भी यही माना कि जो क्लास एंथोसिरोटेसी है उसी के अंदर एंथोसिरोटेल्स आना चाहिए। तो जो काम होव ने किया था उसको कई साइंटिस्ट ने अपनी मान्यता अपने क्लासिफिकेशन के तहत दी। बाद में फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर वजूद में आया और 1956 में उसने एक सजेशन दिया कि इसमें एक जो सफिक्स है, जो ये 3 अलग अलग क्लास बनाए गए थे उसमें सफिक्स ऑप्सिडा डालना चाहिए, और इसके हिसाब से इनका दोबारा से नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, सब जो है ऑप्सिडा से ख़त्म हो, जैसे कि सिरोटेस है, या फिर उसको दूसरे लोगों ने एंथोसिरोटी कहा था, इसको एंथोसिरोटॉप्सिडा कहना चाहिए। तो ऑप्सिडा जो है वो आप बाद में इसमें ऐड किया गया, ये संतुति थी आईसीबीएन की। और आपके क्लासिफिकेशन जो सिलेबस में है वो भी आईसीबीएन के तहत आता है, तो आप भी जब ये 3 क्लासेस पढ़ेंगे तो आपको ऑप्सिडा लेना पड़ेगा, ब्रायोप्सिडा मोसेस के लिए, एंथोसोरोप्सिडा एंथोसोरॉस जिसमें आता है हॉर्नबल्स के लिए, और हिपैटिक ऑप्सिडा जो जिसमें के लीफी और थैलॉइड फॉर्म दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह का प्रपोज़ल हालांकि जो रॉथमेलर थे उन्होंने 1951 में दिया था, लेकिन उस वक्त ये चीज़ दब गई। बाद में आईसीबीएन ने उनकी इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हुए ऑप्सिडा का यूज़ सफिक्स के तौर पर कंपलसरी कर दिया। और अब जो हम क्लासिफिकेशन आजकल जितनी भी आधुनिक जगह हम पढ़ते हैं, जो एडवांस फॉर्म है, एडवांस किताबें, एडवांस जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर हम ऑप्सिडा का ही नाम देखेंगे और बाकी पुराने नाम हटा दिए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ही चेंज द क्लास नेम एज, अब ये जब संतुति हो गई तो रॉथमिलर ने ये काम यही किया था। रॉथमिलर ने हिपैटिकी को हिपैटिक ऑप्सिडा बना दिया था, एंथोसिरोटेसी को एंथोसिरोटॉप्सिडा बना दिया था, मसाई को ब्रायोप्सिडा बना दिया था, और इसको आईसीबीएन ने अपनी संतुति भी दे दी। उसके बाद प्रॉस्कर 1957 में इन्होंने सजेस्ट किया कि जो एंथोसिरोप्सिडा सिरोप्सिडा नाम है उसको नाम बदल के एंथोसिरोटॉप्सिडा कर देना चाहिए। परिहार 1965 और होम्स 1986 में इन्होंने प्रॉस्केयर्स का जो सिस्टम था उसी को ही फॉलो किया और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें क्लास 1 में हिपैटिक ऑप्सिडा रखा, क्लास 2 में एंथोसिरोटॉप्सिडा रखा और क्लास 3 में ब्रायोप्सिडा रखा। तो इनकी भी जो ये बात थी काफ़ी हद तक मानी गई। अब देख लेते हैं कि जो 3 अलग अलग क्लासेस रखे गए हैं उनके क्या करेक्टर हैं। तो क्लास 1 में जो हिपैटिक ऑप्सिडा आता है, इसमें लीवर वर्ड्स इनको कॉमनली बोलते हैं, लीफी और थैलॉइड फॉर्म दोनों इसमें आती हैं। और इसमें जो जनरल करेक्टरिस्टिक है उसमें यही है कि जो क्लास है उसमें लगभग 280 के आसपास जनरा हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इसमें 9500 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जो नाम है वो इसका ये लैटिन वर्ड हिपैटिका से लिया गया है, जिसका मतलब है लीवर, क्योंकि इनके जो थैलस है उनका शेप लीवर की तरह होता है। और बहुत जगह ये भी माना जाता है एथनोबॉटनिकल पर्सपेक्टिव में कि ये लीवर की जो डिजीज़ है उसमें इसका अगर पेस्ट दिया जाए या इसका एक्सट्रैक्ट बना के दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उसकी जो बनावट है उसी आधार से उसका नाम लीवर वर्ल्ड कर दिया गया।
प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, और ये जो गैमेटोफाइट होता है ये थोलाइड भी हो सकता है और लीफी या फोलियोज भी हो सकता है। थैलॉइड फॉर्म अगर है तो ये प्रोस्टेट होगा, ज़मीन से चिपका रहेगा या जो भी सरफेस उससे चिपका हुआ रहेगा। लोबिंग इसमें होती है थैलस में, इस तरह से मार्केंशिया में आप देखते हैं कि थैलस में लोब बन जाती है। डॉर्सी वेंट्रल होता है, एक पार्ट इसका डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। वहीं अगर हम लीफी फॉर्म या फोलियोस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर लीव्स जो हैं वो इंटायर होती हैं, कटी फटी नहीं होती, उसमें कोई लोबिंग वगैरह नहीं होती, और मिडरिव इसमें नहीं पाई जाती। मॉसेस में मिडरिव पाई जाती है लेकिन यहाँ पर मिडरिव नहीं पाई जाती है। करेक्टर कई बार वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। लीव्स जो हैं वो दो रो में अरेंज होती हैं, या कभी कभी तीन में भी हो जाती हैं, तो एक अंडर लीफ हो जाती है, लेकिन ये कभी भी स्पायरली अरेंज नहीं होती, और इनमें जो अरेंजमेंट है वो आमने सामने होता है अपोजिट डायरेक्शन में। राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं और ब्रांच हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही क्योंकि ग्रीन प्लांट हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सा करेक्टर है। पारिनॉइड एब्सेंट होते हैं जो कि एल्गल करेक्टर है, तो हिपैटिक ऑप्सिडा में नहीं होते, लेकिन एंथोसेरोटॉप्सिडा में पारिनॉइड मिल जाते हैं, तो वो एक प्रिमिटिव करेक्टर माना जाता है कि ब्रायोफाइट ने रिटेन किया हुआ है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनकी जो ओरिजिन होती है वो डॉर्सल सरफेस पे होती है, एपिकल जो उसका पोर्शन है थैलस का वहाँ पर हो जाती है। सुपरफिशियल भी हो सकती है और काफ़ी गहराई में दबे हुए भी हो सकते हैं, तो दोनों ही तरह से इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो इसमें स्पीशीज़ होती हैं अलग अलग, जो इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, उसमें कंडीशन मोनोशियस भी हो सकती है सेक्सुअलिटी के आधार पर, और डायोशियस भी हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स एक ही में प्लांट पे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट भी उनके हो सकते हैं। इसी तरह से जो स्पोरोफाइट है वो सिंपल होता है और कभी कभी सिर्फ कैप्सूल के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है, जैसे रिक्सिया के केस में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है, वही स्पोरोफाइट बना देता है। लेकिन मार्केंशिया के केस में हम देखें तो उसमें फुट भी पाया जाता है, सीटा भी पाया जाता है और कैप्सूल भी पाया जाता है। आर्किस्पोरियम एंडोथीसियल ओरिजिन का होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और वहीं अगर हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू की, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी सारे के सारी जो सेल्स हैं वो सारे स्पोर्स नहीं बनाते हैं, उसमें से कुछ स्टेराइल सेल्स बनाते हैं, और वहाँ पर जो स्टेराइल सेल्स होते हैं इनको इलेटर्स कहते हैं, और जो फर्टाइल सेल्स होते हैं वो स्पोर मदर सेल से बनेंगे। इसी तरह से जो स्टेराइल इलेटर मदर सेल्स हैं वो इलेटर्स को बनाती हैं। तो कुछ हिपैटिकी में ऐसा होता है, जैसे मार्केंशिया में भी हम देखते हैं कि स्पोर्स भी मिलते हैं और इलेटर भी मिलते हैं, लेकिन रिक्सिया के केस में इलेटर नहीं मिलते और सिर्फ हमें वहाँ पर जो स्पोर्स हैं वही देखने को मिलते हैं। कोलोमेला एब्सेंट होता है इसमें कोलोमेला नहीं होता, और ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है हिपैटिकी का कि हिपैटिकी के किसी भी मेंबर में कोलोमेला नहीं होता। अब कोलोमेला की अगर हम बात करें तो अगर ये कैप्सूल हम बना रहे हैं तो इसके बीच में एक स्टेराइल एक स्ट्रक्चर होता है, अगर ये मौजूद है तो इसको कोलोमेला कहेंगे, और अगर ये कोलोमेला नहीं है तो ये कोलोमेला, जैसे इसकी बात कर रहे हैं लिवर वर्ल्ड की, तो यहाँ नहीं होता। मॉसेस में पाया जाता है, हॉर्नवर्ड्स में पाया जाता है। इलेटर्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और स्पायरल थिकनिंग पाई जाती है, इस तरह के ये लेटर्स बनते हैं और इनमें ये स्पायरल थिकनिंग मिल जाती है। और ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी के उपलब्धता और उसकी कमी के हिसाब से इनमें संकुचन, और जो ये जब इसको पानी का एब्जॉर्ब करते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं, जब पानी को रिलीज़ करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, तो स्प्रिंग की तरह मूवमेंट होता है, और इस वजह से जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्सल आसान हो जाता है इलेटर्स की वजह से। कैप्सूल वॉल भी अगर देखें हिपैटिकी में तो सिंगल लेयर से लेकर सेवरल लेयर थिक होती है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं जो याद रखा जाए, लेकिन जो याद रखने की बात है वो ये है कि यहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते। मॉसेस के केस में स्टोमेटा होते हैं, और जो हॉर्नवर्ड्स हैं उनमें भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। डेहिसेंस कैप्सूल का इरेगुलर हो सकता है और डेफिनेट भी हो सकता है, जहाँ पर चार वेल्व बन सकते हैं, वो खुलें और स्प्लिट की एक लाइन होगी उससे वो फटते हैं, और कभी कभी वो इरेगुलर भी होता है, तो जो रिक्सिया उसमें इरेगुलर होता है, मार्केंशिया में वो वेल्व के हिसाब से होता है। तो रिक्सिया और मार्केंशिया इसीलिए आप लोग को पढ़ाए भी जाते हैं, ताकि जो कंपैरिजन है वो बड़ा अच्छा सा हो जाए और दोनों चीज़ें जो हमें मिलती हैं, एक जगह थोड़ा प्रिमिटिव है एक जगह बहुत एडवांस है, वो दोनों आप देख सकें। स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं, ये सब में कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई भी परिवर्तन कहीं नहीं है।
प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो देखने में बिल्कुल अलग अलग होता है, तो मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, इसलिए उसको कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कैम्बल साहब ने 1936 में जो ये क्लास हिपैटिकोप्सिडा था, इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। पहला था मार्केंशियल्स, इसमें जो इसके कॉमन एग्जाम्पल है रिक्सिया है, मार्केंशिया है। स्पिरोकार्पेल्स है, इसमें स्पिरोकार्पस एग्जाम्पल है। और जुंगर मैनुअल से इसमें जो एग्जाम्पल अक्सर पढ़ा जाता है वो पेलिया है। कैलोब्रायल से इसमें कैलोब्रैम पढ़ा जाता है। तो ये कैम्बल साहब ने 4 ऑर्डर दिए थे, उन चारों ऑर्डर के ये नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। सूस्टर जो अमेरिकन ब्रायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 1953 और 1958 में 2 बार क्लासिफिकेशन हिपैटिकी का दिया, और इन्होंने जो 4 ऑर्डर हैं उसमें थोड़ा बहुत नंबर तो वही रखा लेकिन थोड़ा परिवर्तन कर दिया। पहला ऑर्डर इनके मुताबिक कैलोब्रायल्स है, और दूसरा ऑर्डर ये टकाकियल्स लिया है। टकाकियल्स कभी मॉसेस में पढ़ाया जाता था, लेकिन शूस्टर ने उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया और ये बताया कि इसके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो लिवर वर्ल्ड के करीब ज़्यादा हैं। तो ये टकाकियल्स यहाँ पर आ गया, और इसके साथ में एक जुंगर मैनुअल्स ऑर्डर बना और एक मेटजीरियल्स ऑर्डर बना। तो इस तरह से 4 नंबर तो 4 रहे, लेकिन ऑर्डर को उन्होंने उसका रिकन्स्टिट्यूशन किया और नॉमेनक्लेचर दोबारा से किया। इसी तरह से सब क्लास मार्केंटी में जो 5वां ऑर्डर बनाया वो स्पिरोकार्पेल्स था। इसमें स्पिरोकार्पस आया, मोनोक्लियल्स आया, मोनोक्लिया आ गया, मार्केंशियल्स आया, और इसमें मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा की, जिसको हॉर्नवर्ल्स के नाम से जानते हैं। एक दूसरा क्लास है, इसके जो जनरल करेक्टर हैं उसमें आप देखेंगे कि इसमें 6 जनरा और 300 स्पीशीज़ अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं, लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली हैं। प्लांट बॉडी इसमें फ्लैट होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, थैलॉइड होता है, गैमेटोफिटिक होती है, और लोबिंग इसमें भी पाई जाती है, जैसे कि आप मार्केंशिया में देखते हैं वैसा ही। स्मूथ वॉल राइजॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजॉइड इसमें नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, ये मार्केंशिया में होते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं होते। तो ये पॉइंट एक याद करने वाला पॉइंट हो जाता है। इंटरनली थैलस जो है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जबकि मार्केंशियल्स में थैलस जो है वो फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज जोन में बटा हुआ होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सेल सारी एक जैसी होती हैं, एयर चैम्बर और एयरपोर्ट्स वगैरह ये एब्सेंट होते हैं, जबकि मार्केंशियल्स में होते हैं। ईच सेल हैज़ अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है और पारिनाइड होता है। ये जो करेक्टर है ये एल्गल करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हो जाता है हॉर्नवर्ल्स का, क्योंकि ये एक इवोल्यूशनरी लाइन को दिखाता है कि ब्रायोफाइट का उद्भव कहीं ना कहीं एल्गी से हुआ। म्यूसिलेज कैविटी इसमें पाई जाती है वेंट्रल सरफेस पे, और उसमें स्लाइम पोर्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इसमें धसे हुए होते हैं थैलस में, ऊपर की तरफ कोई सीटा जैसी चीज़ नहीं होती। एंथीडिया डेवलप या तो सिंगल बनेंगे या ग्रुप में बनेंगे, तो दोनों ही तरह से होते हैं, और जहाँ बनते हैं वो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं एंथीडियल चैम्बर। स्पोरोफाइट फुट में इंटरमीडिएट जोन मेरिस्टेमेटिक जोन जो होती है वो है, तो फुट सीटा और कैप्सूल होता है, तो सीटा की जगह पर ये मेरिस्टेमेटिक जोन आ जाती है, और यहाँ पे सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं, जिससे कैप्सूल की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है, और बहुत लंबे लंबे कैप्सूल इसमें हमें सींग की तरह देखने को मिलते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक जोन की वजह से ही जो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि किस क्लास में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है स्पोरोफाइट की, तो आपका आंसर होता है हॉर्नवर्ल्स में। तो उसकी वजह यही होती है कि इसमें कोई सीटा नहीं होता, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होती है, सेल लगातार डिवाइड करती रहती हैं, जिससे जो इसकी ग्रोथ है वो इंडेफिनेट होती है। आर्किस्पोरियम जो हमने हिपैटिकी में पढ़ा था एंडोथीसियम होता है, यहाँ पर वो एम्पीथीसियल ओरिजिन का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। स्पोरोजिनस टिश्यू जो यहाँ पर है वो फर्टाइल स्पोर्स और स्टेराइल लेटर बनाते हैं, तो ये बात तो कॉमन हो गई। जबकि जो इसमें अनकॉमन चीज़ है या हम कहें डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ पर तो ये लेटर में स्पायरल थिकनिंग थी, लेकिन यहाँ पर कोई स्पायरल थिकनिंग नहीं होती, यहाँ पर ये लेटर इसी तरह के होते हैं, इसमें कोई भी अंदर थिकनिंग नहीं पाई जाती। कैप्सूल वॉल जो है वो 4 से 6 लेयर की हो सकती है, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि 1 से मल्टी लेयर हो सकती है, यहाँ पर ये फिक्स है कि 4 से 6 हो सकती हैं, और इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि मार्केंशियल्स या हिपैटिकी में कोई स्टोमेटा नहीं मिलते। कैप्सूल का मैचुरेशन एक साथ नहीं होता, ऊपर से वो मैच्योर होना शुरू करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है, और लगातार नीचे से नई सेल जुड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से ऊपर वो ब्राउन होता है जहाँ पर मैच्योर स्पोर मिलते हैं, और नीचे की तरफ हमें स्पोर मदर सेल या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड स्पोरोजिनस मास मिल जाता है। डेहिसेंस इसमें 2 वाल्व का होता है, तो जैसे मटर की फली पड़ती है वैसे ही इसमें भी डेहिसेंस होता है। अब जो क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा था
उसमें सिंगल जो ऑर्डर है वो एंथोसेरोटेल्स है। मुलर ने 1940 में, प्रॉस्क्योर ने और रीमर ने 1954 में इसको दो फैमिलीज़ में डिवाइड किया। पहली फैमिली थी एंथोसेरोटेसी जिसमें जो इसका टाइप जीनस है एंथोसेरोस है, और दूसरी थी नोटोथाइलेसी जिसका टाइप जीनस नोटोथाइलस है। अब बात आती है तीसरा क्लास जो कि ब्रायोप्सिडा है, जो मॉसेस कहलाते हैं, और इसमें जो जनरल कैरेक्टर हैं वो यही है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास होता है ब्रायोफाइटा का। 700 जनरा और 14,000 स्पीशीज़ इसमें अभी तक के खोजी जा चुकी हैं। प्लांट बॉडी इसमें बाकी ब्रायोफाइट की तरह गैमेटोफिटिक ही होती है, और ये डिफ्रेंशिएटेड कर हो जाती है एक जब जो इसकी जुवेनाइल स्टेज है उसमें भी, और प्रोटोनीमा बनाती है, और जो लीफी स्टेज है वो गैमेटोफोर बनाती है। जुवेनाइल स्टेज जो है वो एक ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जिसको प्रोटोनीमा बोलते हैं, और ये जो जर्मिनेशन होता है स्पोर का उससे पहले यही बनती है, और सीधे थैलस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर मॉसेस में ये फ़र्क होता है कि स्पोर सीधा थैलस नहीं बनाता, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है एल्गल लाइक फिलामेंट की, जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। गैमेटोफोर जो होते हैं वो लीफी ब्रांचेस होती हैं, और ये प्रोटोनीमा से ही बनती हैं। और ये जो गैमेटोफोर है इनमें ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी होती है, और इसमें इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है, राइजोइड्स बनते हैं, स्टेम बनते हैं और लीव्स बनती हैं। ब्रांचेस हमेशा लीव्स के नीचे से निकलती हैं, उसके ऊपर से कभी नहीं निकलती। लीव्स जो हैं उनमें मिडरिप पाई जाती है, लोबिंग नहीं होती और स्पायरल अरेंज होती हैं, जबकि जो लीफी हिपैटिकोप्सिडा थे वहाँ पर ये स्पायरल अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। तो ये एक डिफरेंस है जो याद रखना है। राइजोइड यहाँ पर मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि बाकी दो में यूनिसेलुलर होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, और इसमें जो सेप्टा होता है वो ऑब्लिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये राइजोइड आप देख रहे हैं इसमें सेप्टा मिलेगा तो हमेशा तिरछा मिलता है, इसको कहते हैं ऑब्लिक सेप्टा। एक्सिस जो होगी इसे डिफ्रेंशिएटेड होती है, एक सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है और उसके चारों तरफ कॉर्टेक्स होता है। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर एपिकल पोर्शन पे या ग्रुप में या फिर सिंगल भी कभी कभी बॉर्न हो जाते हैं, और ये मेन ब्रांच की जो मेन स्टेम होता है उसी पर ही हमेशा मिलते हैं। स्पोरोफाइट ग्रीन होता है शुरुआत में, और बाद में वो फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है और नॉन ग्रीन भी हो जाता है, फुट सीटा और कैप्सूल बनाता है। सीटा यूजुअली जो है वो इलोंगेटेड होता है और रिजिड होता है। कोलोमेला इसमें आमतौर से प्रेजेंट होता है, और जो इसमें ओरिजिन है कोलोमेला का वो एंडोथीसियल होता है। आर्किस्पोरियम स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू होते हैं और ये स्पोर्स बनाते हैं। इलेटर इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि बाकी दोनों में इलेटर प्रेजेंट थे। डाइसेंस कैप्सूल का जो है वो या तो लेट से होता है और या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे ऑपरकुलम कहते हैं। तो एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खुलता है, वो वहाँ से स्पोर्स निकलते हैं। तो यहाँ पर कोई वेल्व वगैरह नहीं होते। पेरिस्टोम टीथ होते हैं कुछ में, और जो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में स्पोर्स की। और स्पोर जर्मिनेशन करने के बाद प्रोटोनीमा बनाते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेज एक आती है स्पोर्स और थैलस के बीच में। बावर ने 1935, बटिस्टीन ने 1933, 1935 और कैम्बल ने 1940 में इस ब्रायोप्सिडा क्लास को डिवाइड किया था तीन ऑर्डर में। पहला था स्पैग्नेल्स, दूसरा था एंड्रियल्स और तीसरा था ब्रायल्स। उसके बाद डिक्सन 1932 में इन्होंने क्या किया कि गेव द अबव ऑर्डर द रैंक ऑफ सब क्लास, जो ऑर्डर बनाए गए थे उन्होंने उसको सब क्लास बना दिया, और ब्रायोप्सिडा को तीन सब क्लासेस में बांट दिया, जिसमें ब्रायोप्सिडा क्लास के अंतर्गत आ गए सब क्लास स्पैग्नेल्स, सब क्लास एंड्रियल्स और सब क्लास ब्रेयल्स। स्मिथ ने 1938 और 1955 में जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने क्या किया कि जो ब्रायोप्सिडा क्लास था इसको सब क्लासेस तीन में बांट दिया। इसमें स्पैग्नो ब्राया था, एंड्रियो ब्राया था और यू ब्राया था। रीमर्स ने 1954 में एक बार इसका फिर से क्लासिफिकेशन रिवाइज किया और पांच सब क्लासेस बना दिए, जिसमें सब क्लास वन था स्पेग्निडी जिसमें स्पेग्नेल्स आता था, दूसरा था एंड्रियडी जिसमें एंड्रियल्स आता था, तीसरा था ब्रायडी जिसमें ब्रायल्स आता था, चौथा था बक्स बॉमियडी जिसमें बक्स बॉमियल्स आता है, और पांचवा पॉलीट्राइकेडी था जिसमें पॉलीट्राइकेल्स और डाउसोनियल्स दो ऑर्डर आते थे। परिहार जो इंडियन साइंटिस्ट थे एन एस परिहार, इन्होंने भी 1955 में क्लासिफिकेशन दिया था और इसको तीन सब क्लासेस में बांटा, स्पेग्निडी, एंड्रियाडी और ब्रायडी। तो ये देखें कि ये इनमें तीनों में कॉमन है, किसी ने भी इसमें बदलने की कोशिश नहीं करी, किसी ने कुछ बढ़ा दिया कुछ घटा दिया, लेकिन स्पेग्निडी, एंड्रियाडी और ब्रायडी ये कायम रहे। अब जो करंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसको हम देखें, आईसीबीएन ने जो दिया हुआ है उसके मुताबिक डिवीजन ब्रायोफाइटा में तीन क्लासेस आते हैं, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में ऑर्डर जो आएंगे उसमें पहला ऑर्डर है स्पेरोकार्पेल्स,
दूसरा है मार्केंशियल्स, तीसरा है मेटजीरियल्स, चौथा है जुंगरमैनियल्स, पांचवा कैलोब्रायल्स और टकाकियल्स। ये टकाकियल्स होस्टर ने इसमें डाला था, पहले ये मॉसस में था, ये बात याद रखना है। फिर क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा है जिसमें ऑर्डर आता है एंथोसिरोटेल्स, अकेला ऑर्डर है। वहीं पे जो क्लास ब्रायोप्सिडा है इसमें सब क्लासेस और बने, इसमें स्पेग्नोब्राया बनाया गया, एंड्रियाब्राया बनाया गया और यूब्राया या ब्रायडी बनाया गया। और इनके अपने अपने ऑर्डर हैं, इसमें ऑर्डर स्पेगनेल्स है, एंड्रियोब्राया में ऑर्डर एंड्रियल्स है और यूब्राया में ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है। डिवीज़न ब्रायोफाइटा को अगर हम देखें कि अभी जो आईसीबीएन ने अभी लेटेस्ट रिवीजन दिया उसके हिसाब से, तो क्लास हिपैटिक ऑप्सिडा है रिटेन हुआ है, वैसे ही क्लास एंथोसेरोटॉप्सिडा है वो रिटेन हुआ है, ब्रायोप्सिडा रिटेन हुआ है। ऑर्डर में स्पैगनेल्स तो वही था जो पहले था। मार्केंशियल्स में इसमें अलग अलग दो फैमिलीज बना दी गई, जो कि पहले दोनों रिक्सिया और मार्केंसी फैमिली में थे, यहाँ पर एक नई फैमिली बना दी गई रिक्सियसी, और मार्केंशिया को डाल दिया मार्केंसियसी में। और बाकी वो जो दिया गया था पहला क्लासिफिकेशन उसी के आधार पर ये कॉमन रहा। एंथोसेरोटॉप्सिडा में ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स बना और इसमें एंथोसेरोस एग्जाम्पल आ जाता है, और इसमें दो फैमिलीज थी जो आपने पढ़ी थी, एंथोसेरोटेसी और नोटोथाइलेसी। ब्रायोप्सिडा में सब क्लास जो आते हैं स्पेग्नोब्राया, एंड्रियोब्राया और यूब्राया में, और यहाँ पर स्पैगनेल्स आ गए, एंड्रियल्स आ गए, और इसमें जो ऑर्डर्स हैं उसमें फ्यूनेरियल्स आ गया, इसमें फैमिली फ्यूनेरेसी और जो टाइप जीनस है वो फ्यूनेरिया है। तो ये क्लासिफिकेशन जो फ़िलहाल वक्त पे फॉलो किया जाता है अलग अलग जगह पे, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्लासिफिकेशन स्कीम अगर आती है तो आपसे यही पूछा जाता है कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या है, वहाँ पर आपको यही जो बताया गया है इसी को ही एक्सप्लेन करना होता है, और जो पुराने काम हुए उनके हिसाब से उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि क्यों, कहाँ पर क्या परिवर्तन किस साइंटिस्ट ने अपने तौर पर किया और क्या सोच के किया। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन का जो क्लास था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम ब्रायोफाइट के बारे में अब तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, और ये देखेंगे कि जो एवोल्यूशनरी लाइन है उसके हिसाब से हम उनके अलग अलग जनरा और उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से पढ़ते हैं। तो धन्यवाद, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं।